एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए गडकरी का नया प्लान, यात्रियों की सेफ्टी के लिए बस बनाने के मानकों को दी मंजूरी। राघव चड्ढा को खाली करना पड़ सकता है सरकारी बंगला, कोर्ट ने कहा आप सांसद को दिल्ली के टाइप 7 बंगले में रहने का अधिकार नहीं। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज, एमपी में 130 नाम हो सकते हैं फाइनल। 2000 के नोट बदलने का आज आखिरी दिन, 96% से ज्यादा नोट बैंकों में आए वापस। महिला पहलवान यौन शोषण केस में आज सुनवाई, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्ज फ्रेम को लेकर होगी बहस। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। देश में बढ़ते बस एक्सीडेंट्स को लेकर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को चिंता जताई। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर नया प्लान शेयर करते हुए लिखा, भारत में बस की बॉडी की क्वालिटी को बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए मैंने भारत एनसीएपी के तहत नए मानकों को अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि ये नए मानक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और बस की बॉडी बनाने वाली कंपनियों दोनों पर समान रूप से लागू होंगे। हालांकि मानकों में क्या बदलाव किया गया है इसकी अभी जानकारी नहीं दी गई है। गडकरी ने बताया ये बदलाव बस दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक बड़ा कदम है जो सड़क सुरक्षा के लिहाज से काफी जरूरी है। इससे बस में सफर करने वाले लोगों को सुविधा और आराम का एहसास होगा, साथ ही इससे बस एक्सीडेंट्स के दौरान उनकी सेफ्टी भी बढ़ जाएगी। गडकरी देश में बसों की कंडीशन पर पहले से सवाल खड़े करते आए हैं। उन्होंने बस बनाने वालों और ओईएम से लगातार ये अपील की वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक बसों की क्वालिटी में सुधार करे। इस बार इसी दिशा में काम होगा। उनका मानना है कि देश की ऑटो इंडस्ट्री में ओईएम के पास क्वालिटी बढ़ाने को लेकर अच्छा मौका है, लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत खराब है। ये पहली बार नहीं है जब नितिन गडकरी ने सड़क हादसों को लेकर चिंता जताई है और उनके सॉल्यूशन पर बात की है। इससे पहले एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ, मुझे बड़ा दुख है कि हर साल देश में 5 लाख सड़क हादसे होते हैं जिनमें 1.5 लाख मौतें होती हैं। उन्होंने कहा कि मैं अच्छा काम कर सका, लेकिन मैं इन हादसों को कम नहीं कर सका। उन्होंने बताया कि इन सड़क हादसों में सबसे अधिक 18 से 34 साल के 60% युवक मारे जाते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली में आवंटित टाइप 7 सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार यानी 6 अक्टूबर को अपने उस अंतरिम आदेश को वापस ले लिया है जिसमें उसने राज्यसभा सचिवालय को राघव चड्ढा से बंगला खाली न करवाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगले में रहने का विशेषाधिकार दिया गया था, वो बंगले में रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। राज्यसभा सचिवालय ने 3 मार्च को आप सांसद राघव चड्ढा के टाइप 7 बंगले का अलॉटमेंट रद्द करते हुए बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ राघव चड्ढा कोर्ट पहुंचे थे। आप सांसद ने कोर्ट में बताया था कि बतौर सांसद अभी उनका कार्यकाल 4 साल से ज्यादा समय का बचा हुआ है, ऐसे में उन्हें बंगले में रहने का अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया। कोर्ट के आदेश के बाद राघव चड्ढा ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, राज्यसभा के 70 साल से ज्यादा समय के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक राज्यसभा सदस्य को उसके आवंटित आवास से हटाने की मांग की जा रही है। उन्होंने इस फैसले को मनमाना बताया। राघव चड्ढा ने आवास को लेकर विवाद के पीछे भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने दावा किया कि उनसे पहले भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, राकेश सिन्हा, बसपा सांसद दानिश अली और पूर्व भाजपा सांसद रूपा गांगुली को भी टाइप 7 बंगला अलॉट किया जा चुका है। ये सभी पहली बार चुने गए सांसद थे। आप सांसद ने अपने बयान में बताया कि राज्यसभा के 240 सांसदों में से 180 सांसद ऐसे आवाज में रहते हैं जो उनकी पात्रता से अधिक है। इनमें से सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द जारी कर सकती है। शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाई गई। ईआईसी हेडक्वार्टर में शाम 4 बजे बैठक होगी। इसमें 130 नामों पर मुहर लग सकती है। बैठक में सीईसी के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अंबिका सोनी, अधीर रंजन
रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद, एन उत्तम कुमार रेड्डी, टी.एस. सिंहदेव, के.जे. जॉर्ज, प्रीतम सिंह, ओमकार सिंह मरकाम और के.सी. वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे। एमपी के इस बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और सीईसी मेंबर ओमकार सिंह मरकाम शामिल होंगे। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी 80 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर चुकी है। कमेटी ने यह लिस्ट सीईसी को भेजी है। इस लिस्ट में 60 से 65 मौजूदा विधायक और हारी हुई सीटों के 15 कैंडिडेट्स के नाम शामिल हैं। इसके अलावा आज सीईसी की बैठक में 50 और नामों पर सहमति बन सकती है। कांग्रेस ने जिन हारी हुई सीटों पर पिछली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में नाम तय किए थे, उनमें 14 सीटों पर सिंगल नामों की हरी झंडी दे दी थी। अब इन नामों को सीईसी में औपचारिक तौर पर मंजूरी मिल सकती है। सीईसी की बैठक में एमपी के उम्मीदवार घोषित करने की तारीख भी आज फाइनल हो सकती है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की माने तो पहली सूची पितृपक्ष खत्म होने के बाद जारी हुई। 2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा करने का या इसे दूसरे नोट से बदलने का आज यानी 7 अक्टूबर को आखिरी दिन है। शुक्रवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि 96% से ज्यादा 2000 रुपए के नोट बैंक में वापस आ गए हैं, जिनके वैल्यू रुपए 3.43 लाख करोड़ है। इसमें से 87% नोट के बैंक में जमा किया गया है। बाकी नोटों को दूसरे नोटों से एक्सचेंज किया गया है। उन्होंने कहा अभी लगभग 12,000 करोड़ रुपए के 2000 के नोट चलन में हैं, जिनका आना अभी बाकी है। इससे पहले नोट बदलने का आखिरी दिन 30 सितंबर था, लेकिन आरबीआई ने आखिरी दिन इसकी मियाद 7 अक्टूबर 2023 कर दी थी। बैंक में नोट जमा करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद 2000 रुपए के नोट आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में नोट बदले या जमा किए जा सकेंगे। एक बार में 20,000 रुपए तक ही बदले जाएंगे। वहीं अगर इन्हें अपने बैंक अकाउंट में क्रेडिट करवाना है तो 2000 के कितने भी नोट इश्यू ऑफिस के जरिए जमा करवा सकते हैं। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इनकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। हालांकि आरबीआई साल 2018-19 से 2000 के नोट की छपाई बंद करवा चुकी है। वहीं 2021-22 में 38 करोड़ वैल्यू के 2000 के नोट नष्ट कर दिए। वहीं महिला पहलवानों के यौन शोषण के केस में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप में चार्ज फ्रेम करने पर बहस होगी। इससे पहले ब्रजभूषण सिंह को इसी केस में जमानत मिल चुकी है, जिसके बाद से ही कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। दरअसल इसी साल जनवरी में पहली बार रेसलर्स बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट सहित कुछ अन्य पहलवानों ने तत्कालीन भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया था। हालांकि उसके कुछ दिनों बाद ही पहलवानों ने धरना खत्म कर दिया था। ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों को लेकर जून माह में एक बार फिर रेसलर्स धरने पर बैठ गए थे। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद से ही कोर्ट में लगातार इस केस पर सुनवाई चल रही है। पिछली तारीख पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने दलील देते हुए कहा था कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने 20 जुलाई को ब्रजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर को जमानत दे दी थी। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को कोर्ट में 6 बार के सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, धारा 354A, धारा 354D और धारा 506 के तहत आरोप पत्र दायर किया। वहीं बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र में ग्राम मोहम्मदपुर बाहू में मामूली कहासुनी के बाद एक पक्ष द्वारा एक 22 वर्षीय युवक को गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत गंभीर होने पर ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक सहित कई थाने के पुलिस मौके पर मौजूद हैं। मसौली थाना क्षेत्र की साहतगंज पुलिस चौकी के अंतर्गत ग्राम मोहम्मद बाहू में शुक्रवार की देर रात उस समय गोली की आवाज सुनकर अफरा तफरी मच गई, जब शिव प्रसाद गौतम का 22 वर्षीय पुत्र ज्ञान सिंह घर से थोड़ी दूरी पर रखे छप्पर के नीचे सो रहा था। तभी गांव के ही कमलेश यादव अपने 3 पुत्र रमेश यादव, सुनील यादव और अनिल यादव के साथ पहुंचकर कहासुनी करते हुए ज्ञान सिंह को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची मसौली पुलिस ने घायल को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। गोली सीने में लगी होने के कारण गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया, जहां पर घायल युवक का इलाज किया जा रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दरअसल मामले की जानकारी होने पर बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह, सीओ रामनगर हर्षित चौहान सहित थाना रामनगर, बंदोसराय, सफदरगंज की पुलिस मौके पर मौजूद है। घटना के बाद पूरे गाँव में दहशत का माहौल है।
पुलिस की छावनी बनी हुई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घायल युवक का इलाज कराया जा रहा है। घटना कारित करने वाले लोगों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अहमदपुर बाहू थाना मसौली का गांव है, जहां पे शिव प्रसाद गौतम के लड़के ज्ञान प्रसाद गौतम को, जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है, उसके बाईं तरफ गोली लगने की सूचना मिलने पर जब यहाँ पे पुलिस मौके पे आई तो पता चला कि गांव के ही कुछ लोगों ने कुछ आसनाई के चक्कर में उसके ऊपर फायर किया था, जिसमें उसको तत्काल एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय भेजा गया। वहाँ पे फर्स्ट एड दे करके उसको लखनऊ के लिए रेफर किया गया। वहीं हाईवे स्थित होटल मेंशन कोर्टयार्ड को शमन की शर्तें पूरी न करने पर सील किया गया है, जबकि पूर्व में मानचित्र स्वीकृत न होने के चलते पूर्व में भी इस होटल को सील किया गया था। प्राधिकरण बनाम रजत गुप्ता मेंशन कोर्टयार्ड को शुक्रवार को मानचित्र शमन की शर्तें पूरा न करने के संबंध में सील किया गया। पूर्व में मेंशन कोर्टयार्ड के बिना मानचित्र स्वीकृत कर हुए निर्माण करने के कारण सील किया गया था। सील के उपरांत रजत गुप्ता द्वारा समन का आवेदन किया गया, जिसमें समन की शर्तें निश्चित समय में पूरी करनी थी। शर्तों को पूरी न करने के कारण स्थल के 2000 वर्ग फीट क्षेत्र को शुक्रवार को सील किया गया। कार्रवाई के दौरान जैत पुलिस थाना इंस्पेक्टर अवर अभियंता मनीष कुमार तिवारी, सर्वेश गुप्ता, अनिरुद्ध यादव, अनिल सिंघल और दिनेश कुमार की उपस्थिति में सील हुआ। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता संजय हरियाणा ने कहा कि यमुना खादर में इमारतों के निर्माण पर तुरंत रोक लगानी चाहिए, साथ ही नवनिर्माण को अनिवार्य रूप से ध्वस्त कराया जाए। खादर क्षेत्र में केलोनाइजर कॉलोनी काटकर एक तरफ तो सरकार को चूना लगाते हैं और दूसरी तरफ आम जनता के साथ ठगी करते हैं। विभागीय अधिकारी भी अपनी कमाई में लगे होते हैं, इसलिए पहले से अवैध निर्माण को नहीं रोकते। बाद में जब ध्वस्तीकरण होता है तो नुकसान तो होता है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में वृंदावन खादर मोरकुट्टी के पास श्री राकेश सैनी और नरेश द्वारा पानी घाट चौराहा के समेत अवैध निर्माण ग्राउंड फ्लोर तक करा गया, जिसके विरुद्ध प्राधिकरण ने वाद संख्या 202/195 दायर किया और निर्माण कार्य को बंद करने के लिए कहा, परंतु निर्माणकर्ता के द्वारा कार्य को बंद नहीं किया गया। वो लगातार निर्माण का जारी रखा, जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण के ओसीडी प्रसून द्विवेदी द्वारा इस अवैध निर्माण को गिराने के आदेश पारित किए गए और नोटिस तामील कराई गई, परंतु निर्माणकर्ता के द्वारा अवैध निर्माण को हटाया नहीं गया, जिस कारण से आज प्रसून द्विवेदी के नेतृत्व में वृंदावन थाने की पुलिस फोर्स के साथ खादर में किए गए अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। इस दौरान स्थल पर पुलिस बल उपलब्ध था तथा प्राधिकरण के सहायक अभियंता राजेश्वर सिंह और अवर अभियंता SD पालीवाल मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 6 अक्टूबर को कहा कि अगले 2 साल में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर देंगे। शाह ने बात नक्सल प्रभावित राज्यों की मीटिंग के दौरान कही। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि 2022 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सबसे कम हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिसके चलते होने वाली मौतों का आंकड़ा भी पिछले 4 दशक में सबसे कम रहा। शाह ने यह भी कहा कि हम नक्सलवाद के हर रूप को जड़ से खत्म कर देंगे। वहीं अफसरों ने बताया कि 2022 में नक्सली हिंसा में 77% तक की कमी देखी गई। 2010 में ये काफी ज्यादा थी। रिव्यू मीटिंग में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मीटिंग में पहुंचे। वहीं ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मंत्री बैठक में शामिल हुए। अफसरों ने बताया कि पिछले 5 सालों में नक्सलवादी इलाकों में सिक्योरिटी में खासा सुधार हुआ है। केंद्र सरकार ने 2015 में नक्सली हिंसा मामले में राष्ट्रीय स्तर की नीति को एक्शन और प्लान बनाया था। अफसरों ने बताया कि 2010 से तुलना करें तो 2022 में नक्सली हिंसा के चलते सिक्योरिटी फोर्सेस और आम लोगों को होने वाली मौतों में 90% तक की कमी आई है। गृह मंत्रालय के डेटा के मुताबिक 2004 से 2014 तक 17,669 नक्सली घटनाएं हुई और 6,984 मौतें। वहीं 2014 से 15 जून 2023 तक नक्सली हिंसा की 7,000 घटनाएं हुई और 2020 लोगों की जान गई। हरियाणा के सोनीपत के गांव बड़वासनी के नजदीक 5 महीने में दूसरी बार करियर लिंक नहर टूट गई। यहाँ 150 फुट के एरिया में कटाव हुआ है, जिससे चट्टाना रोड समेत किसानों के खेत डूब गए हैं। किसानों की खड़ी कई एकड़ फसल को भारी नुकसान हुआ। इसके साथ एक गौशाला में भी पानी घुस गया। गौशाला से गौवंश को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ये नहर जगह जगह से जर्जर हो चुकी है। वहीं नहर टूटने की सूचना के बाद प्रशासन मौके पर पहुंच गया। यहाँ पहुंचे एक अधिकारी का कहना है असामाजिक तत्व द्वारा नहर तोड़ी गई है। ये नहर इसी साल 13 जून को भी टूटी थी। यहाँ CLC नहर में करीब 100 फुट का कटाव हुआ था। बड़वासनी गांव समेत कई गांव के क्षेत्र की खेती की जमीन और फसल जलमग्न हो गई थी। गौशाला में कई फुट तक पानी भरा था तो सड़कें भी पानी के कारण तालाब में तब्दील हो गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यू इंडिया लाइव।